सब लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी। यस, इट इज 100% पॉसिबल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें पूछ रहे हैं कि सर कैसे कर सकते हैं, क्या इस तरीके से पॉसिबल है। डेफिनेटली इसी तरीके से पॉसिबल है, कोई ना कोई तरीका तो होगा। इसीलिए मैंने आज कुछ पॉइंट्स को लिखे हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा इट इज वेरी मच पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? कुछ ना कुछ तो आप करोगे, कोई ना कोई तो तरीका होगा जो आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, अगर आपको बोलना है इंग्लिश, अगर आपको स्पीक करना है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ समबडी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ समवन विल स्टार्ट? हाउ? देयर हैज टू बी समथिंग इन द माइंड। आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग इन योर माइंड। इफ देयर इज नथिंग इन योर माइंड, इफ यू आर ब्लैंक, हाउ द हेल कैन यू थिंक ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश? अब नहीं सोच सकते, राइट? अगर आपके दिमाग में कुछ है तो क्या है? इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटजी इजाद की है कि जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसमें आपका जो स्टडी मटेरियल है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो बेस बनाती है, वो बेस आपका एनसीईआरटी का कंटेंट है। ये हमारा 14th पैराग्राफ है। अवर पास्ट हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है अवर पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। उसका फर्स्ट चैप्टर है ये व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसी चैप्टर के 13 पैराग्राफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम इसके पीछे वाले वीडियोस में उनको डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा हम इसको डिस्कस करें, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सपोज करिए कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, उनके अंदर हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। 100% मैं सच बोल रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि इंग्लिश मीडियम, देखिए आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको ऑफेंड नहीं होना है। हिंदी हमारी सबकी मातृभाषा है, ठीक है, हम सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको बिल्कुल रूथलेस होना पड़ेगा, इमोशन लेस होना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप चिपका दीजिए, दीवार में छाप दीजिए कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना, उसके लिए रास्ता चेंज करिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से ही करूंगा। आप बिल्कुल करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर दूसरा बेटर अल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू प्रिपेयर फॉर द सेम एग्जामिनेशन एंड टू अचीव द गोल दैट यू हैव सेट अप फॉर योरसेल्फ, अगर आपने जो गोल खुद के लिए ही सेट किया है उसको अचीव करने के लिए अगर आपको उससे बेहतर अल्टरनेटिव आपके सामने है, तो अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जाए तो किस में क्या बुराई है? मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप बताइए मुझे, ठीक है ना। तो जो मैं सबसे पहले करूंगा, अगर आप बोलना चाहते हैं, बोलोगे, क्या बोलोगे आप? आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो ये पैराग्राफ्स को मैं डिस्कस करता हूं, ये आपकी एनसीईआरटी है, आप सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग की चीज नहीं पढ़ रहे हैं, आपका नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है ना। आप इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी के एंशिएंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, आपको ये चीजें ही याद हो रही हैं, कुछ गलत आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट ये एक पैराग्राफ एक स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में रह जाएगा। जब मैं आपको उसको रीडिंग करके बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, एक स्टोरी आपके माइंड में रहेगी। कम से कम एक दिया तो मैं जला रहा हूं आपके अंदर, एक अलग तो मैं जला रहा हूं कि हाँ कुछ तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर बेटर मीडियम है तो क्यों ना सारी एनर्जी स्टार्टिंग से ही एक सही रास्ते पर लगाई जाए, जिससे कि सक्सेस जल्दी मिल सके मुझे। अल्टीमेटली आपको बनना तो आईएएस ही है ना, ठीक है ना। तो ऑफेंड होने की क्या बात है इसमें? आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, कोई मेहनत कराने के लिए तैयार है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे कंट्री में, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ऐसे पूरे कि आपको ये बताए कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक साइड पे ला करके उनको साथ साथ में थोड़ी सी ग्रामर भी बता के, जितनी नेसेसरी ग्रामर जो जरूरी है वो बता करके, उनको जो इंग्लिश है उसको पढ़ा करके, रीडिंग करा करके, उनको उसका मीनिंग बता करके, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को बता करके, उनको धीरे धीरे अपने साथ लेकर के आगे जाए, जिससे कि एक बुक आप कंप्लीट करिए, 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। गारंटी देता हूं मैं आपको, अगर आप 40 to 50% इंग्लिश ना जाने और आप हिंदी मीडियम को करके इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, जिससे केवल आपका रिजल्ट बेहतर, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। और यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, संघ लोक सेवा आयोग, फेयर है, रेगुलर है, मतलब कोई धांधली नहीं है, हर साल उसका रिजल्ट आता है। तो जब आपके सामने इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है अच्छे से और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, सही तरीके से, अगर आप लायक होंगे उसके, ठीक है ना। तो यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन, आप सिलेबस के बारे में मत सोचिए कि अरे उसमें तो ये वाली पार्शियलिटी होती है, वो एग्जाम लेने वाले को मत बताइए कि वो क्या पूछे आपसे या वो किस चीज को प्रेफरेंस दे। आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा कि पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, कोई भगवान नहीं है। जितनी भी स्ट्रेटजीज आप, मतलब जो भी आप स्ट्रेटजी सुनते हैं, सबने मेहनत करके ही निकाला है, ठीक है ना। और जो स्ट्रेटजी वो बताते हैं, जो आप जो है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10, 15, 20 मिनट जो आप सुनते हैं ना, वो एक दिन की बात नहीं है। उन्होंने कई बार ऊपर नीचे हुआ होगा, कई बार उनको भी लगा होगा मेरा नहीं हो सकता, कई बार उन्होंने जो पढ़ाई बनाई होगी, जो स्ट्रेटजी बनाई वो फेल हुई होगी कई बार, लेकिन वो क्या, वो जूझ गए, वो बिल्कुल उसमें लग गए कि नहीं अब जैसे भी है निकलना है मुझे इसके बाहर, ठीक है, इस आग के दरिया में डूब के जाना है, निकलना है मुझे इससे बाहर।
तो वो आखिर में फाइनली निकल आए, तो वो अपना निचोड़ बता रहे हैं कितनी मिस्टेक्स उनसे हुई हैं और उन मिस्टेक से सीख करके उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया, इसलिए आज उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से किसी को कोई चीज नहीं आती है, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से ही हैं तो क्या हिंदी में आपको सब कुछ याद है? क्या आप रोज पढ़ते हैं? क्या आप मेहनत करते हैं डेली? नहीं करते हैं ना। आप अपने दिल से पूछिए, खुद से पूछिए। कोई भी अगर बात में गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर आप ये बात गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि 1 महीने आप इसको फॉलो करिए, 6 क्लास की एनसीईआरटी जैसे मैं बता रहा हूं हूं बहू यू स्टार्ट फॉलोइंग। उसके साथ मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर 7080507433। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको मैं जैसे भी बता रहा हूं आप उसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में, या आप इसको टूटी फूटी जो भी इंग्लिश आपको मैंने समझाया इस पैराग्राफ को, आप उस पैराग्राफ को समझिए, आप आंख बंद करिए, आप अपना पेपर लीजिए, स्टार्ट करिए लिखना की कुछ वोकैबुलरीज को आप याद करिए, जो ग्रामर आपको बताई जाए उसको आप समझिए, ठीक है ना। जिस हिसाब से रीडिंग करना बताया उस हिसाब से 4-5 बार आप इसको 4-5 ही तो लाइन है जो मैं कह रहा हूं करके देखिए आप। अगर नहीं होता है तो आप बताइए मुझसे, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होता है, करने से ही तो होता है, ठीक है। आप इसको करिए, आप लिखिए, यही समझिए आपका क्वेश्चन है और आप इसी को आंसर फॉर्म में मुझे लिख करके भेजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, 100% मैं रिप्लाई बैक करूंगा। उसके बाद जब ये स्टोरी आपके दिमाग में आ गई, अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, अच्छा जो भी पुरानी चीजें होती हैं, मतलब जो हमारे अतीत में, जो भी हमारे पास्ट में, जो भी मतलब क्या होता था, वहां पे हमारे वुड होते थे, अच्छा एनिमल्स होते थे, बोन्स होते थे, फिशेस होती थी, उनको लोग खाते थे, क्या करते थे, क्या वनस्पतियां, क्या अनाज के दाने, किस चीज के टुकड़े कैसे दिखते थे, कैसे हम ये पता लगाए कि लोग पास्ट में क्या खाते थे। एटलीस्ट ये स्टोरी आपके दिमाग में है कि लोग पास्ट में क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, लोग पास्ट में क्या खाते थे। अगर ये स्टोरी आपके माइंड में है और आप सोचिए, एक दिन दीजिए आप इसको, आप सोचिए कि अगर यार ये बात को मैं बोल के देखूं कि लोग पास्ट में क्या खाते थे, तो आप कोशिश तो कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग में जाएंगे, आपको रूल्स बता दिए जाएंगे, वो स्कूल जाता है, वो ऑफिस जाता है, वो मार्केट जाता है, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू मार्केट, ही कम्स फ्रॉम द स्कूल, वो वहां से वापस आता है, फ्रॉम मतलब से होता, तो ऐसे लगा इसको अब लगा। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, अब आप उस स्टेज पे नहीं है, आप बड़े हो चुके हैं। तो आप अगर डायरेक्टली, जैसे आपको स्विमिंग पूल में उठा के फेंक दिया जाए, आपको तैरना नहीं आता, कुछ तो हाथ पर चलाओगे ना आप वहां पे जाके ऐसे सरेंडर तो नहीं कर दोगे ना कि बिल्कुल आप ऐसी मुद्रा में आ जाओगे योगा कि भैया अब तो मैं गया। हाथ पर चलाओ, भले आपने कभी स्विमिंग नहीं सीखी, बट जान बचाने के लिए कुछ तो करोगे ना। तो जिंदगी अपनी आप उसी तर्ज पर जिंदगी जीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको बचाने कोई और आएगा, या कोई एक दिन आएगा जब आप इस मीडियम से करेंगे या उस मीडियम से, या हिंदी मीडियम का रिजल्ट बेटर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कौन उसको रोक सकता है, हु स्टॉप्स, जिसको जिस मीडियम से करना है वो करे। बट एक मेरी तरफ से इनिशिएटिव है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, कि कोई इनको साथ में लेकर के चल सके, थोड़ा उनको उस लायक बना दे, इतना मजबूत बना दे कि वो इंग्लिश मीडियम से कर सके। उसके बाद कितनी मेहनत करते हैं, 5x8 के कमरे में जो है यूपी से, छत्तीसगढ़ से, हमारे बिहार से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, पंजाब से आते हैं, कितने कितने गरीब बच्चे होते हैं और वो रात दिन मेहनत करते हैं, 12, 14, 15 घंटे मेहनत करते हैं। अगर वही मेहनत का 4-5 घंटे निकाल के वो इंग्लिश में लगाएं और यूपीएससी का ही मटेरियल पढ़ें और वो उतने में स्ट्रेंथन हो जाए, तो सोचिए आप रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए स्विमिंग पूल में फेंक दीजिए अपने आप को इंग्लिश के, और उसके साथ यूपीएससी की ही एनसीईआरटी मिलेगी। उसमें जो पानी मिलेगा, दैट मीन जो आपका ये पूरा कंटेंट है वो यूपीएससी का ही होगा, वो कोई बाहर की चीज नहीं सीखनी है आपको। ग्रामर अगर आप सीखेंगे तो 99% आपका फोकस ग्रामर के रूल्स पे रहेगा। बट अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, जो फंक्शनल नॉलेज है, जो आपको जितनी ग्रामर जरूरी उतनी समझते चलिए। उसके बाद इसी चैनल पे ग्रामर के भी वीडियोस आएंगे, जब आप ये देख लीजिएगा, जब यहां पर मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो देखिए, तब आप पूरा ग्रामर आप देखिए, मैं आपको पूरी ग्रामर समझाऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तब आपको अच्छा हाँ ये वहां पढ़ा था, इसका ये सेंस होता है, ये वहां यूज होता है। जब आपका उसको यूज करना पता हो, ठीक है ना। आपको 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए, आपको पता ही नहीं क्या करना है, क्या खरीदना है, तो क्या करोगे आप। इसलिए आपको जब मालूम होगा कि इसका यूज यहां करना है, तभी तो आप यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा स्टडी लिटिल लिटिल, ठीक है। इसीलिए लिटिल लिटिल पैराग्राफ, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है ना। आप इन पैराग्राफ्स को पढ़िए, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी है, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, एक बार अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली, जितने भी इसमें 10, 12, 13 चैप्टर हैं, अगर सारे कंप्लीट कर लिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप सब कुछ छोड़ दिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दीजिए, न्यूज को लिसन करना छोड़ दिए। बहुत सारे मेरे को जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूं वो सब मानते हैं कि सर सही बता रहे हैं, बट सर कैसे होगा, कैसे होगा, होगा। कम से कम एक उम्मीद तो जगी है आपके अंदर, होगा क्यों नहीं। अगर आपको एक बार रास्ता आप लोग खड़ंजे पे चल रहे हैं हिंदी मीडियम के, और इंग्लिश मीडियम के हाईवे पे चल रहे हैं, उनका गोल वहां उनको पता है, ये उनका गोल है, उनको सिर्फ आंख बंद करना है, सीधे दौड़ना है,
ठीक है, क्योंकि उनके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना, अच्छा क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, सब ऑप्शन हर तरीके के वो ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उनका हो ही जाए, बट उनको कोई अंदर से शंका नहीं है, दुविधा नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आपको क्या है, आपको खड़ंजा रोड पे आपको देखना है कि आप कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, और मंजिल भी देखना है, दो चीजें साथ साथ करनी है। तो अगर आप हाईवे पे आ गए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करनी है, तो कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। सो आप एक बार एनसीईआरटी को, ये एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट है, 6 क्लास की मैं कंप्लीट करूं पैरा बाय पैरा, अभी तो फर्स्ट ही चैप्टर है, और बहुत जल्दी ही सारे के सारे वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं फ्री होता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आएंगे, ज्यादा से और अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी हिम्मत ही तो है, जो हर रोज अगर आप इसको हर डेली आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप 100 मर्डर्स भी करते हैं तो भी उसका आपको उस गलत काम की भी सजा मिलेगी। तो सोचिए, ये तो अच्छा काम है, अगर आप इसको करेंगे तो इसका फल कैसे नहीं मिलेगा, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। कि आप कुछ भी करो उसका फल तो मिलना ही मिलना है, आप अपने कर्म से नहीं भाग सकते, लेकिन डर के मत बैठो, ठीक है ना। अपने आप को बैठे हो कह रहे नहीं हो रहा है, ऐसे है वैसे। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम से की, इतना सारा नॉलेज आपने गेन किया, ठीक है, उसके बाद इन केस चलिए आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता, बट एटलीस्ट इंग्लिश आती है, उसके साथ इतना नॉलेज है, तो यू विल फाइंड सम गुड जॉब, इतनी तो गारंटी है। क्योंकि आप देखिए, जो यूएस का कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, हम सबके घर में कौन से बन रहे हैं, सबके घर में वेस्टर्न टाइप के किचन्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मॉड्यूलर किचन्स बन रहे हैं, ठीक है ना, सीट्स आ रही है, बाथरूम्स हमारे चेंज हो रहे हैं, सबके घर में टाइलिंग हो रही है। तो जब हमारे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, तो इकोनॉमी भी चेंज होगी इसी हिसाब से। जब इकोनॉमी चेंज होगी ना, तो कंपटीशन ही कंपटीशन होगा, ठीक है ना। तो जो जितना ज्यादा स्किलफुल होगा उसको ही जॉब मिलेगी, ठीक है ना। अब वो इंडिया नहीं है, अब इंडिया बदल रहा है बहुत ही तेजी से। 10-20 साल के बाद आप अमेरिका वाला, अब जैसे यूएस है वैसा वाला इंडिया देखेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बिल्कुल, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड मस्टर द करेज, अपनी बिल्कुल कमर कस लीजिए और बिल्कुल हिम्मत के साथ लग जाइए, ठीक है ना। कि नहीं से तो बहुत कुछ बेहतर है, ये मेहनत करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, समझ में आपको आएगा, समझ में आएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको अब आपसे मैं पूछूं कौन सी लैंग्वेज लिखी है, आप थोड़ी कहोगे जापानीज लिखी है, या हिब्रू लिखी है, या उर्दू लिखी है, या फारसी लिखी है ना, या आपकी जर्मन फ्रेंच लिखी हुई है, या कोरियन लिखी हुई है, आप बताओगे इंग्लिश ही लिखी हुई है। अब मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा लेटर है, आप बताओगे एक। तो आपको स्क्रिप्ट पता है, आपको लैंग्वेज पता है, थोड़ी बहुत आप रीडिंग भी कर लोगे, अगर 100% नहीं तो कम से कम 60-70-80% तो एवरीबडी कैन रीड, आप उसको पढ़ भी सकते हो। जब आप उसकी रीडिंग भी कर सकते हो, थोड़ा मतलब भी तो समझना है, वो सेंस जैसे ही बैठ गया आपके अंदर, देन यू आर ऑन, कहा तो आप वैसे तो आप अवेकन हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, अगर आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग में जाएंगे तो क्या है, आपको रूल्स बता देंगे, ठीक है ना। वहां कौन आपके साथ बैठ के कौन प्रैक्टिस करेगा, आपको कौन समझाएगा, और आप कितना सामने से पूछ पाएंगे, कोई नहीं पूछ पाता है। जब इंसान खुद से डरता है या वो अंदर कॉन्फिडेंट फील करता है, तो कैसे पूछेगा, वो नहीं पूछ पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके, और अगर आप किसी तरीके के अगर मान लीजिए अवसाद में हैं, या आप अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, या आप बहुत ज्यादा मतलब खराब महसूस कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, आप फोन करिए, मैसेज करिए इस नंबर पे, ठीक है ना। सब लोग बात करते हैं, पूरा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। एक पूरा रेवोल्यूशन लाते हैं कि एक इतना हिंदी मीडियम में इतना बड़ा तबका है जो कि इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहता है, लेकिन उसको कोई कोचिंग नहीं मिलती है इस तरीके की, जो उसको साथ में ग्रामर भी पढ़ाए, और वो भी पढ़ा रहा है जिसने खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो, ठीक है ना। तो इस सारे पॉइंट्स को मैंने इसलिए डिस्कस किया है, और बहुत सारे कमेंट आए हैं, उनका भी मैं जवाब यहीं पर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगा, समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कि क्या आपने पूछा और क्या मेरा इंटेंशन है उसके पीछे, ठीक है ना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम से कोशिश करिए आप उसको स्विच करने की, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम से करिए। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी अवर पास्ट इसका नाम है, और इसके चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। और इसका ये 14th पैराग्राफ, आप अपनी बुक को खोलिए, ठीक है ना। हिंदी की बुक बिल्कुल मत खोलिए, इंग्लिश की बुक खोलिए, आपको 14th पैराग्राफ पे ये लिखेगा, एंड दिस इज द वेरी स्मॉल पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे डाइव इनटू दिस, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को आई विल लेट यू नो कि कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे, ठीक है ना। सो आर्कियोलॉजिस्ट, हिंदी में भी लिख देता हूं, आर्कियोलॉजिस्ट, देखिए यही छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। एक कदम बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, एकदम से कैसे किसी की कोई चीज आ जाएगी, नहीं आएगी ना। जब आप छोटे थे एकदम से कैसे बोलने लगे, पहले आप हकलाते थे, ठीक है ना, स्टटरिंग करते थे, तुतलाते थे, सही शब्द नहीं निकलते, लेकिन जैसे जैसे आपने जो है मेहनत की, ज्यादा से ज्यादा मतलब सोशलाइज हुए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से धीरे धीरे बात करने लगे, बड़े होते ऑटोमेटिक चीजें आ गई, ठीक है ना। तो अब तो आप बहुत बहुत ज्यादा समझना, तो आप और जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, अब इसमें यो नहीं लगाना, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट क्लास के स्कूल से पढ़ेंगे, इंग्लिश बेहतरीन है आपकी। आर्कियोलॉजिस्ट, अब ऐसा लगा है आर्कियोलॉजिस्ट, यहां पे टा को हलंत लगा देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा हूं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जबरदस्त पकड़ है,
तो आपको बिल्कुल सही समय बताऊंगा, और वही तरीका कि आपको ना आए तो आप बताइए, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, ये है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, अब हम रीड करते हैं, एक बार पूरा रीड करते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर, archaeologists also look for bones. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. Plant remains survive far more rarely. इस तरीके से आपको रीड करना, प्लांट रिमेन्स, उसके बाद थोड़ा सा पॉज देके ये पूरा यहां से यहां तक एक साथ पढ़ना है। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, फार नहीं पढ़ना, फा है ना, जैसे ये फा, तो बस इसमें एक आ ऐसे लगा दिए, फार, जो आर है ना ये साइलेंट कर देते हैं, फार बोलते हैं ना, फार ऐसे बोलिए। इसी तरीके से आपको इंप्रूव करना है, आपको उस मेन स्ट्रीम में आना है कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम से, और मुझे सब कुछ आता है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं अंधा थोड़ी ना हूं, या मुझे ऐसा थोड़ी कि मेरे अंदर कोई कमी है, सब कुछ है, बिल्कुल सेम बॉडी है, सेम माइंड है, बस इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीख लेंगे, इंग्लिश मीडियम से क्रैक करेंगे एग्जामिनेशन, उसके बाद करेंगे अपना काम, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ठीक है। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड, if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survived in a charred form, they survived in a charred form, यहां पे r का उच्चारण लेना है, they survived in a charred form, ठीक है ना, they survived in a charred form, ठीक है। do you think अपने आप से ना 10 बार बोलिए do you think, ऐसा एक्सप्रेशन भी दीजिए, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा तुम्हें क्या लगता है, डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन द मैच टुडे, डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तो इससे ना एक दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा मतलब डू यू थिंक मतलब क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है, डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है ना, इस हिसाब से बोलिए, ठीक है ना। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड, अब था नहीं पढ़ना, क्लोथ थोड़ा सा यहां पे इसको लगा दे, द क्लोथ, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, जब कौन सा लेटर आ गया, बट सोचिए आप अगर सारे रूल्स ही आपको पहले बता दिए गए फिर तो आप उसी में उलझ जाओगे, ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए पहले कुछ नॉलेज आपको जाए, तो जब रूल्स जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा ये मुझे आता है, ठीक है ना, फिर आप आमिर खान बनोगे पीक वाला, अच्छा ओ वहां अच्छा ये आता, वो हो, तब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, तब आपकी गाड़ी दौड़ना शुरू होगी। स्टार्टिंग में तो भैया स्लो ही चलती है ना, अभी तो आपकी जो रेल है ना, वो जो उसकी पटरी उससे नीचे खड़ी है, पहले तो आपको इंग्लिश मीडियम की पटरी पे लाना है, फिर धीरे धीरे चलाना, फिर वो दौड़ना शुरू होगी, तब वो वंदे भारत एक्सप्रेस बनेगी, शताब्दी बनेगी, राजधानी बनेगी ना, ऐसे ही होता है, सभी प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। अगर आपको किसी जीने पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना, डायरेक्टली आप 10 पे कैसे करोगे, है ना। So there is a process of every single thing, right? Do you think cloth is found frequently by archaeologists? By archaeologists. आप बोलिए 10 बार इस तरीके से जबान को घुमाइए, by archaeologists, by archaeologists. ऐसा तो नहीं कि मेरी जबान कुछ और है, आपके अंदर कोई और चीज की जबान बनी है, सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो खुद को क्यों पीछे रखना, जो सबसे बेस्ट चीज है उससे ही क्यों ना प्रिपेयर करें, ठीक है ना। अब ये हमने पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट्स आल्सो लुक फॉर बोन्स, ठीक है ना, अभी रीडिंग हमने कर लिया और प्रोनाउंसिएशन कर लिया, ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट्स आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। अब इंग्लिश में आपको एक बिल्कुल फंडामेंटल चीज, मूलभूत चीज याद कर लेनी कि जब किसी भी सेंटेंस का मतलब निकालो तो जहां पे कॉमा या फुल स्टॉप लगा हो वहां से आप निकालने की कोशिश करो। पहला रूल, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1-2 तरीके ही हैं इसके, और उससे रूल उसके आपका मीनिंग निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट्स आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, bird and fish to find out what people ate in the past. What people ate in the past एक बार में पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अब जैसे पास्ट है तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अतीत बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अतीत में है ना, इन द पास्ट, ठीक है ना, अतीत में, अतीत में अब आप यहां से अतीत में लोग व्हाट पीपल एट, अतीत में लोग क्या खाते थे। आप ये समझिए पहली बार में गलत ही लिख रहे हैं, वैसे ही मैं लिख रहा हूं, जहां पर आपको सेंटेंस में लगेगा उसको सही कर लेंगे, उसके बाद हमारी वही अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाएगी। हाँ अब ये यहां पर ऐसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना।
सो अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना, अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, है ना, अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना, उसको जानने के लिए अब यहां पर आ जाते हैं, ये लाइन हो गई, है ना, को जानने के लिए, अतीत में लोग क्या खाते थे, को जानने के लिए, टू नो, है ना, ये क्या यहां लिखा, लुक फॉर बोन्स, ठीक है ना, टू फाइंड आउट, है ना, अब अतीत में लोग क्या खाते थे, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, यहां से आपने शुरू किया, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए कि अब नेक्स्ट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट में क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है, सोचिए 1 2 3 4 5 सेकंड अपने दिमाग को सोचिए, लगाइए कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। जब तक खुद पे आपके प्रश्न नहीं आएगा ना माइंड पे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे बना बनाया मिल जाता है ना तो नहीं, बट आप लोग वेल ग्रोन हो और आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, थोड़ा सा लगाओगे ना, 1 2 बार क्लिक करना शुरू किया, बस आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब देखिए, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ठीक है ना, अतीत में लोग क्या खाते थे को जानने के लिए, ठीक है ना, टू लुक फॉर, ये जहां पे ये लुक फॉर है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा देखना, को जानने के लिए, ठीक है ना, को जानने के लिए, को रब कर देते हैं, राइट। आगे आप अपना दिमाग लगाते रहिए, जो भी मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल हुआ है, बिना मेहनत की कोई सक्सेस नहीं मिलती, और सक्सेस का रास्ता हमेशा बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप मेहनत करने लगते हैं फिर कुछ दिन में वो आसान हो जाता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत डराता है वो, बट उसके बाद कुछ दिन में वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। अतीत में लोग क्या खाते थे को जानने के लिए, को जानने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद, पुरातत्वविद, को जानने के लिए पुरातत्वविद, पुरातत्वविद, लुक फॉर, पुरातत्वविद को जानने के लिए, है ना, अतीत में लोग क्या खाते थे को जानने के लिए, पुरातत्वविद, ऑल्सो लुक फॉर, देखते थे, है ना, देखते थे, क्या देखते थे, बोन्स ऑफ एनिमल्स, है ना, पुरातत्वविद जानवरों की हड्डियां, है ना, एनिमल्स बोन्स, है ना, ये जो हमारा बोन है ना, ये हमारा क्या है, कॉमन है, बोन एनिमल के अंदर भी होती है, बोन हल्की फुल्की बर्ड्स के अंदर भी होती है और कुछ मछलियों के अंदर भी होती है ना, तो इसलिए बोन्स को एक ही बार लिखा गया है, ठीक है ना। अब ये सब जहां जहां आएगा बार बार आपको समझ में ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है ना। अतीत में लोग क्या खाते थे को जानने के लिए, पुरातत्व, जानवरों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, जानवरों की, क्योंकि यहां पर एनिमल्स है ना, तो जानवरों की हड्डियां, ठीक है ना, यहां पर भी ऐसे ना बोन्स मतलब एक हड्डी से ज्यादा, तो जानवरों की हड्डियां, ठीक है ना, जानवरों की, तो यहां पर अब क्या है कि ऐसे नहीं लिखते, हड्डियां को हटा देंगे तो इसके बाद आएंगे ऐसे कॉमा, जानवरों की, पक्षियों की, जानवरों की, पक्षियों की, एवं या और मछलियों की, मछली लिखते थे, मछली की हड्डियों। अब देखिए यहां से कुछ आ रहा है सेंस, अतीत में लोग क्या खाते थे को जानने के लिए, पुरातत्वविद जानवरों की, पक्षियों की एवं मछली की हड्डियों को देखते थे, को देखते थे। आ गया ना इसका मतलब, बस सेंस ही तो खाली डेवलप करना है बस, ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survived in a charred form. अब इसको यहां से ले लेते हैं, चाहे आप यहां से ले लो चाहे आप लास्ट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, बट स्टार्टिंग यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो यहां से स्टार्ट होगा बट 99% लास्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव, प्लांट रिमेन्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लांट रिमेन्स मतलब वनस्पतियों के जो अवशेष हैं, ठीक है ना, तो लिखते हैं वनस्पतियों के जो अवशेष हैं, वनस्पतियों के अवशेष, ठीक है ना। वनस्पति मतलब जो फूल फल खाते थे, छाल या जो भी कुछ उसमें होता था, हरी पेड़ पत्तियां जो भी कुछ होती है ना, वनस्पतियों के अवशेष, है ना। फार मोर रेयरली, है ना, वनस्पतियों के रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, सर्वाइव मतलब बचते हैं, बचे हैं, ठीक है ना। वनस्पतियों के अवशेष बिरले ही बचे हैं, बिरले ही बचे हैं। ये रेयरली मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारा निर्भया का कांड हुआ था ना, निर्भया वाला जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही गलत, बहुत ही इनह्यूमन था, तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था वो,
बिल्कुल बिरले मतलब इतना गलत कोई कैसे सोच भी कैसे सकता, करने की तो बात ही जाने दो। तो रेयर मतलब होता है इतना ज्यादा रेयर कि कहीं शायद, क्योंकि जो वनस्पतियां होती है जैसे फल फूल पेड़ पत्ती है, आज के टाइम में आप अगर फेंक दो तो वो 2-4 दिन के अंदर सड़ गल के बिल्कुल वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है ना, आपको पता नहीं चलेगा, मिट्टी में मिल जाती है वो तो, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है ना। अब यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, पुरातत्ववेत्ता, वो क्यों देखते थे एनिमल्स की हड्डियों को, इनकी बर्ड्स की हड्डियों को या मछलियों की, क्योंकि ये तो जो वनस्पति के रिमेन्स है ये तो वैसे भी नहीं मिलने, फार मोर रेयरली कहीं कोई बीज मिल गया शायद कुछ अंदाजा लगाने के लिए, अदरवाइज यही के हड्डियों की वजह से ही तो पता लगे, अच्छा हो सकता है कुछ एनिमल्स को खाते रहे हैं वो, तो जो एनिमल्स, इसीलिए वो एनिमल्स की हड्डियों को देखते थे, ठीक है ना, आपकी बर्ड्स की देखते थे, फिश की देखते थे, इसीलिए जो पिछले की लाइन है उससे आप इसको कनेक्ट करके देखिए, ठीक है ना। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है, आप समझ में आ गया ना, वनस्पतियों के अवशेष बिरले ही बचे हैं, ठीक है ना। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ फूड हैव बीन बर्न्ड, ठीक है ना, अगर इफ मतलब अगर सीड्स, अगर अनाज के बीज, ठीक है ना, एकदम साफ साफ आ रहा है आपको, ठीक है ना, अगर अनाज के बीज या, ठीक है ना, और मतलब यहां पर या अनाज के बीज या पीसेस ऑफ वुड, ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े, ये सारे वनस्पति की ही तो हैं, ये वनस्पति के ही तो भाग है, लकड़ी के टुकड़े, ठीक है ना, ये भी नेचर से आता है, पेड़ पत्ती, और जो बीज है अनाज के, ये भी तो हमारे वनस्पति के ही पार्ट है ना। तो वनस्पति के अवशेष बिरले ही बचे हैं, अगर अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े है ना, हैव बीन बर्न्ट, जल गए होते, ठीक है ना, जल गए होते, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, फिर सर्वाइव मतलब बचे, जैसे हमारा टर्की में भूकंप आया ना, हमारा अर्थक्वेक, तो उसमें जो लोग बच गए, ठीक ना, तो उनको बुलाएगा वो सर्वाइव कर गए भूकंप को, ठीक है ना, बच गए मतलब उसमें, ठीक है ना। सो दे सर्वाइव मतलब वे सर्वाइव्ड इन अ चार्ड फॉर्म, तो वह जले के रूप में बचते, ठीक है ना। हैव बीन मतलब क्या है, जो भी घटना अभी भी घटी है मतलब, ठीक है ना, कुछ थोड़ी सी दूरी पर जो घटी और वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, आज से जो घटना रिलेटेड, जो पीछे कोई घटना घटी कुछ समय पहले और आज भी वो रिलेटेड है, वहां पर हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस पर भी एक वीडियो आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, आपको क्या लगता है, अब यहां पर यू मतलब है आप, है ना, आप दिल्ली में रहते हो तो तू, ठीक है ना, ठीक है, आप बोल सकते, अगर आप लखनऊ से तो आप बोल सकते हैं, अगर आप दिल्ली से तो आप मतलब तू बोल सकते हैं, आप अगर बिहार से तो भैया बोल सकते हैं, ठीक है ना, यूपी से तो भैया बोल सकते हैं, इस तरीके से मतलब है इसका, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप समझेंगे तभी चीजें दिमाग में आपके रहेंगी, अगर बहुत रूल समझ लेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। डू यू थिंक क्लोथ माने कपड़ा, क्लोथ बोलते, क्लोथ दा लगाते, ठीक है। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है कि कपड़ा पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा ज्यादा पाएगा, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार ना, तो ज्यादा मतलब ज्यादा पाया जाता है या बार बार पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझना है। अब आप जब इसको समझ गए तो अब आप इसको ना खुद से ट्रांसलेट किया है आपने, और ये आपको हमेशा नहीं करना। देखिए स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ना, जैसे पता नहीं आपको स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए तो आप हाथ पर हाथ रख के तो बैठे नहीं है, कुछ तो हाथ पर चलाएंगे ना। इसका मतलब स्विमिंग का आपको 2, 4, 5, 10% तो उतनी देर में आ ही जाएगा जितनी देर में आपकी जान बचाने कोई और आएगा, तब तक 5-10% तो स्विमिंग सीख ही चुके होंगे मजबूरी में। तो ये थोड़े दिन आपको करना है एक बुक के साथ। भाई आपने नहीं सीखी है, आपको नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करोगे ना आप, तो जब आप मेहनत करोगे तो एक बुक, बस एक बुक, वो भी एक चैप्टर कंप्लीट करोगे आप। जितने भी वीडियोस दिए आए हैं अभी तक, जितने भी हैं 13, 14, 15 वीडियोस हैं, एकदम हूबहू जैसे बताया जा रहा है वैसे करके देखिए, आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। या तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है हमसे नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ दो, लेकिन 99% चांसेस है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए भी कोई तैयार है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया, इसकी रीडिंग की, इसका आपको मीनिंग बताया, उच्चारण करना बताया, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट जितने भी वोकैबुलरीज हैं उनको सबको मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये सारे वोकैबुलरीज को जैसे जैसे मैंने सेंटेंस में एक्सप्लेन किया वैसे ही आप इसका मीनिंग अलग करके लिख लीजिए, ठीक है ना। बस आपने आराम से वोकैबुलरी याद की,
आप इसको अब अपनी भाषा में इधर लिख के डालिए, उसके बाद हिंदी को आप मिटा दीजिए, ठीक है ना। फिर आप इसको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिखिए, जो भी आपको याद हो, जो भी टूटी फूटी याद हो। तो जब आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी ना, कि यहां पे क्या लगाऊं मैं, तब आप ग्रामर सीखना शुरू करेंगे, तब, क्योंकि तब आपको जरूरत है एग्जैक्टली कि हाँ यहां पे मैं क्या लगाऊं, तभी आपको ग्रामर समझ में आएगी। अदरवाइज पहले से आपको सारे रूल्स पता है बट लिखना क्या है, करना क्या है वो नहीं पता है, ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे ज्यादा दिक्कत आएगी। इस तरीके से जल्दी सीख जाओगे आप, ठीक है ना। तो अब आपको स्पीकिंग कैसे करनी है, अब आपने जो है इसमें जो भी इसकी वोकैबुलरीज हैं आपने उनको याद कर लिया, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट आपने अच्छे से उच्चारण करना भी सीखा, तो आप आंख इधर उधर करिए, आप बिल्कुल एक्ट करिए कि यार जैसे मुझे नहीं आता तो मैं भी एक्ट करूँ कि यार आर्कियोलॉजिस्ट, अब ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो मतलब आर्कियो, तो स्टार्टिंग में बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आती तो मन नहीं लगता ऑब्वियसली, बट जब आने लगेगा तो मन लगने लगेगा। तो आप बोलना आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो, आर्कियोलॉजिस्ट एक आधा वर्ड बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने कुछ सीखा, कुछ तो सीखा। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, और आर्कियोलॉजिस्ट आप हकलाएंगे, स्टटरिंग करेंगे, स्टैमरिंग करेंगे, आपसे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, ये सब होगा और ये सब नॉर्मल है, बस ये कुछ ही दिन का है मेहमान। Archaeologists also found archaeologists also look for bones of animals. Archaeologists also look for bones of animals, fish and birds to find out what people ate in the past. To find out what, अब आप इतनी तेज बोले to what it will be, मतलब कुछ भी जो आपके माइंड में आए, अगर नहीं आप तो कुछ भी बोलिए, जो भी आपको लगे सही कि हाँ ये तो, बट इंग्लिश बोलिए, ठीक है ना। To find out what people ate in the past, to find out what people ate in the past, इस लाइन को इतने तेज होंगे 500 बार बोलिए, to find out what people ate in the past, to find out what people ate in the past, to find out what people ate in the past। रट गई, समझ में आ गया, इसका मतलब बैठ गया। अब जैसे इससे रिलेटेड कोई लाइन है कि फटाक से आप समझ जाओगे और उसको भी बोल लोगे आप, है ना, तो आपको और बोलने का मन करने लगेगा। इसी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आप जैसे बताया जा रहा है वैसे आप जस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है ना। सो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करें, मेहनत करने की कोशिश करें, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो लिखें उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेंड करें। जो भी कमी होगी, गलती होगी, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन दैट, और आप अपना एक वॉइस नोट्स भेजें जिससे कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।